हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी तरह पढ़ाई कर रहे होंगे। हमने शुरू किया था हमने शुरू किया था ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। क्या शुरू किया था? और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में बहुत सारी बातें करने के बाद हमने शुरू किया था रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के 3 लेक्चर्स को करने के बाद बहुत दिन हो गए और उसको मैं फिर रिज्यूम नहीं कर पाया क्लासेस को, क्योंकि बहुत सारी बातें थी जिसकी वजह से मैं नहीं कर पा रहा था। समझ जाइए, मैं बिज़ी था। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा कम बिज़ी हूँ। अब मैं इन लेक्चर्स को, जो रिफ्रैक्शन है, रिफ्रैक्शन को रिज्यूम करूँगा और रिफ्रैक्शन को फर्दर प्रोसीड करूँगा। ठीक है, हम लोगों ने बहुत सारी बातें रिफ्रैक्शन पे पढ़ा था, स्लैब के बारे में पढ़ा था और बहुत सारी बातें उसका इंट्रोडक्शन, वैसे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन वगैरह सब मैंने पढ़ा दिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बेसिकली हमारा जो टॉपिक होगा इर्द गिर्द घूमेगा किसका? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। फिर मैं कह रहा हूँ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन नहीं, रिफ्लेक्शन। तो रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, बट रिफ्रैक्शन के अंदर रिफ्लेक्शन कैसे आ गया, आज बहुत ही इंटरेस्टिंग बात होगी। तो आप बिल्कुल अच्छे से माइंड को फ्रेश करके आप बैठ जाएं और शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्या शुरू करेंगे हम लोग? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पढ़ रहे हैं रिफ्रैक्शन, लेकिन उसके अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे? रिफ्लेक्शन। चलिए शुरू करते हैं। उसमें आएगा एक एंगल, उसका नाम है क्रिटिकल एंगल। क्या नाम है इसका? क्रिटिकल एंगल। सबसे पहले जब हम रिफ्रैक्शन की बात करें तो 2 तरह के मीडियम होंगे, एक डेंसर होगा और इसके रिस्पेक्ट में एक रेयरर होगा। उन दोनों 2 मीडिया जो होंगे, मान लेते हैं कि हमने क्या लिया, एक बाउंड्री लिया, ये 2 मीडिया है। मीडियम हमारा क्या हो गया, ये एक मीडियम हमारा है मीडियम 1 और ये मीडियम 2। ठीक है, या मीडियम 1 मीडियम 2 व्हाटएवर, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको 1 लिया, इसको क्या लिया, 2 लिया। और मानते हैं कि ये रेयरर मीडियम है। कैसा मीडियम है? रेयरर। और ये क्या है? डेंसर। दैट मीन्स कि लाइट की स्पीड इन दोनों में अगर हम कंपेयर करें तो रेयरर में ज़्यादा होगी और डेंसर में कम होगी। क्या होगी बोलिए? रेयरर में ज़्यादा होगी, डेंसर में कम होगी। रेयरर डेंसर रिलेटिव बात होती है। हम इन दोनों में कंपेयर करेंगे जब, तो लाइट की स्पीड डेंसर में कम होगी और रेयरर में ज़्यादा होगी। ठीक है, इसमें बहुत सारी बातें हम लोगों ने पढ़ा है। लाइट अगर जाएगी, मान लेते हैं ये लाइट है, ये जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगा, ये इंसिडेंट रे है, ये एंगल बनाएगा, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये क्या होगा? जब डेंसर में जाएगी तो स्पीड घट जाएगी, स्पीड घटेगी तो क्या हो जाएगी, ये क्या होगी बताइए? कम डिस्टेंस कवर करेगा और ये क्या हो जाएगा बताएं? ये जाएगा आपका, ये रेयरर से किस में जा रहा है बताइए? डेंसर में जा रहा है। तो लाइट क्या हो जाएगी? लाइट नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी। किधर मुड़ जाएगी? नॉर्मल की तरफ। आपने जाना होगा, सीधे न जाके क्या हो जाएगा? नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी। ठीक, मैं फिर कह रहा हूँ, आपने पढ़ा ही होगा, लाइट जब जाती है रेयरर से डेंसर की तरफ तो नॉर्मल की तरफ क्या हो जाती है? वो झुक जाती है। नॉर्मल क्या होता है? सरफेस के साथ एंगल कितना बना रहा है? 90 डिग्री। ये सारे ट्रांसपेरेंट मीडिया की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? ट्रांसपेरेंट मीडिया। ठीक, अब बताइए, मैं अगर एक ऐसा इसका एंगल बढ़ाते जाऊँ, तो ऐसा हो सकता है ना कि मैं अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या कर दूं? 90 डिग्री। दैट इज नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाएगा? इसको हम लोग बोलते हैं, दिस इज ग्रेजिंग इंसिडेंस। ये जो इंसिडेंस हुआ जिसमें नॉर्मल के साथ ही जो एंगल बनाया वो कितना बनाया? 90। इसको बोलते हैं ग्रेजिंग इंसिडेंस। ये वर्ड आप याद रखें। कौन सा वर्ड? ग्रेजिंग। तो ग्रेजिंग कब होगा? जब एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्या कर दें? 90 डिग्री कर दें। जब ऐसा होगा तो क्या हो जाएगा? तब क्या हो जाएगा? तब जो हमारा मैं क्या कह रहा था कि एंगल इंसिडेंस में बढ़ाएंगे तो एंगल ऑफ, ये जो हमारा रिफ्रैक्शन है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये क्या? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस को 90 डिग्री कर दें तब जो हमारा क्या होगा? तब जो रिफ्रैक्टेड रे है जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगा, दिस इज कॉल्ड, इसको भी हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। सी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया? जब रेयरर से कहाँ जाएगा? डेंसर में। फिर मैं कह रहा हूँ, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जब रेयरर से किधर जाएगा? रेयरर टू डेंसर अगर होता है, तब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन छोटा होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस से। बात समझ आ रही है? और जब हम आई का वैल्यू कितना कर दें? 90 डिग्री कर दें, तब जो आर होगा उसको हम सी बोलेंगे।
तब जो आर होगा उसको क्या बोलेंगे, सी। तो उसको बोलते हैं जब आई का वैल्यू 90 डिग्री हो जाए उस इंसिडेंस को हम बोलते हैं ग्रेजिंग इंसिडेंस। और ग्रेजिंग इंसिडेंस जब होगा उसके रिस्पेक्ट में जो हमारा एंगल होगा उसको हम सी से डिनोट करेंगे। इसमें भी इसको बोलेंगे क्रिटिकल एंगल। कौन सा एंगल, क्रिटिकल एंगल, ठीक है ना। तो ये केस हो गया रेयरर से डेंसर की बात। फिर मैं कह रहा हूँ रेयरर से डेंसर में जब लाइट जाती है तो वो क्या करती है, स्पीड घटा देती है और नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। तो नॉर्मल की तरफ झुक गई और एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाएंगे तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ेगा। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ते 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 जब हम एंगल ऑफ इंसिडेंस का एक ऐसा वैल्यू करते हैं जब एंगल कितना हो जाए 90 डिग्री, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा दैट इज कॉल्ड, वो जो इंसिडेंस होगा दैट इज ग्रेजिंग इंसिडेंस, और वो होगा हमारा क्रिटिकल एंगल। कौन सा एंगल, क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल का केस कब, जब लाइट किधर से किधर ट्रेवल करती है, रेयरर से डेंसर की तरफ। और देखिए रेयरर से डेंसर की तरफ जब ट्रेवल करेगी तो आर का वैल्यू आई से कम होगा, तो कभी भी वो उसी मीडियम में नहीं आ पाएगा जिस मीडियम से चली थी। मतलब मीडियम 1 से चल के मीडियम 1 में नहीं आ सकती, क्योंकि आर का वैल्यू क्या होगा, आई से छोटा होगा। तो आर हमेशा आई से छोटा होगा, 90 डिग्री हो जाए तो भी ये छोटा होगा, 90 डिग्री से कम तो उस पार ही रहना पड़ेगा। दैट इज जब लाइट रेयरर से डेंसर में जाती है तो लाइट किसी भी एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए, लाइट तो किसी भी आई के लिए रिफ्रैक्शन ही होगा, रिफ्लेक्शन नहीं होगा, रिफ्लेक्शन नहीं हो सकता। एक बात समझ आ गई कि रिफ्लेक्शन हो ही नहीं सकता यहाँ पे हमेशा क्या होगा, रिफ्रैक्शन। तो रेयरर से डेंसर में जाएगा तो लाइट किधर मुड़ जाएगी, लाइट नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी। झुकने की वजह से ये समझ आया कि आर का वैल्यू हमेशा आई से छोटा होगा। तो आई का वैल्यू जब हम लोग 90 डिग्री कर देंगे तो आर का वैल्यू तो उससे 90 डिग्री से छोटा ही होगा। तो इस केस में हमने देखा कि ये हमेशा दूसरे मीडियम में चला जाएगा, दैट इज मीडियम 1 से मीडियम 2 में। कब, जब मीडियम 1 रेयरर हो और मीडियम 2 डेंसर हो। तो लाइट जब रेयरर से डेंसर में जाती है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस का कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं होगा जिसकी वजह से लाइट उस मीडियम से चलकर उसी मीडियम में वापस आ जाए, दैट इज रिफ्लेक्शन का कोई भी केस नहीं हो सकता। आप समझ जाएंगे जब मैं नेक्स्ट अब बताऊंगा डेंसर से रेयरर की बात। किसकी बात करूंगा, डेंसर से रेयरर की बात। इसको नोट डाउन कर लें कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाए 90 डिग्री, उस इंसिडेंस को बोलते हैं ग्रेजिंग इंसिडेंस, उसमें जो हमारा एंगल आता है वो आपका क्रिटिकल एंगल है। कौन सा एंगल है, क्रिटिकल एंगल है। तो ये केस हो गया रेयरर से डेंसर में क्रिटिकल एंगल की बात। वो कब होता है, जब ग्रेजिंग इंसिडेंस होता है। और जब हमारा रेयरर से डेंसर होगा तो लाइट जिस मीडियम से गया था उस मीडियम में वापस नहीं आ सकता, दैट इज रिफ्लेक्शन होने का कोई चांस नहीं है। अब आते हैं डेंसर टू रेयरर में, ठीक। अब जो हमारा मीडियम 1 है, ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है। मीडियम 1 हमारा डेंसर है, मीडियम 2 रेयरर है। अब लाइट की स्पीड डेंसर में कम होगी और रेयरर में ज़्यादा होगी, और डेंसर से रेयरर की तरफ जा रही है, कोई बात नहीं, ये हमारा नॉर्मल है। अब क्या होगा, लाइट गई, ये जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगा इसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब क्या होगा, जब रेयरर में जाएगी तो ये नॉर्मल से दूर जाएगी, दैट इज आर का वैल्यू आई से क्या होगा, ज़्यादा होगा। कब, जब रेयरर से डेंसर में जाएगी, सॉरी यहाँ पे डेंसर से रेयरर में जाएगी तो आर आई से बड़ा होगा। देखिए आप खुद समझ रहे हैं कि थोड़ा सा आई का वैल्यू और बढ़ाएंगे तो और ये क्या होगा, नॉर्मल से दूर चला जाएगा, दैट इज सरफेस के पैरेलल होने की वो कोशिश करेगा। फिर क्या करा, इसको मैं बढ़ाया, थोड़ा सा आई का वैल्यू क्या किया, बढ़ाया। आई बढ़ाएंगे तो आर भी क्या हो जाएगा, हमारा आर भी बढ़ेगा। तो ठीक है, एक ऐसा सिचुएशन हमने क्रिएट किया जब एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा के मैंने इतना कर दिया, ये हमारा एंगल ऑफ, यहाँ जो हमारा एक एंगल हुआ जिस एंगल के लिए, फिर मैं कह रहा हूँ मैंने रे को इंसिडेंट कराया, लाइट को इंसिडेंट कराया, जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाया वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है। जो नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड रे एंगल बनाया उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर बढ़ाएंगे तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ते जाएगा। एक ऐसा सिचुएशन आएगा जब मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया, ये इसके एकदम सीधे ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं थोड़ा फिगर और अच्छा बना लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने क्या किया, ठीक है, आपको लग रहा होगा उसके पैरेलल बिल्कुल नहीं है, इसके सीधे नहीं है तो सीधे ही हो जा रहा है, व्हाटएवर। मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया,
तो ये जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाए 90 डिग्री हो जाए, क्या हो जाए मतलब इसके पैरेलल हो जाए ये वाला एंगल। बात समझ आ रही है? तो ये वाला हमारा क्या है इंसिडेंट रे, और ये कौन सा रे है रिफ, डबल कर दिया मैंने, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है ना। तो जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए ये आई जो है, ये आई किसके बराबर होगी, इसको बोलेंगे क्रिटिकल एंगल। जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाए, आर बराबर कितना हो गया 90 डिग्री। तो जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए आर क्या हो जाए 90 डिग्री, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल कहेंगे। ये सब आपको खुद लिखना है। मैंने क्या कहा कि लाइट ट्रैवल कर रही है कहाँ से कहाँ, लाइट ट्रैवल कर रही है डेंसर से रेयरर में। तो लाइट जब रेयरर से डेंसर में ट्रैवल करेगी तो आर का वैल्यू आई से बड़ा होगा, मतलब क्या होगा कि नॉर्मल से दूर चला जाएगा। कौन सा रे, रिफ्रैक्टेड रे। और मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जाऊंगा तो वो दूरी बढ़ते जाएगी, उसका जो दूर होना वो बढ़ते जाएगा, दैट इज रिफ्रैक्टेड। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो आई के बढ़ाने से आर भी बढ़ेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाएंगे तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ाएगा। एक ऐसा केस आएगा जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाए 90 डिग्री। ऐसा हो सकता है ना, क्योंकि आई का वैल्यू 90 से कम होगा बट आर का वैल्यू 90 से ज्यादा हो जाएगा, 90 से कम होगा और वो 90 हो सकता है, क्योंकि आर का वैल्यू आर का वैल्यू आई से बड़ा है। तो अगर आई का वैल्यू 90 डिग्री से कम है तो ऐसा केस पॉसिबल है जब आर का वैल्यू 90 हो जाए। 90 के कम से ज्यादा है कि नहीं। मान लेते हैं कि मैंने 70 डिग्री किया आई का वैल्यू और उसके लिए आर 90 डिग्री हो गया। कब, जब डेंसर से रेयरर में जाएगा। ऐसा हो सकता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो 70 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री। तो जब डेंसर से रेयरर में जाता है लाइट तो ऐसा पॉसिबल है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर हमारा 70 डिग्री हो तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि जब रिफ्रैक्शन की बात करते हैं और लाइट ट्रैवल करती है किधर से किधर, डेंसर से रेयरर में, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बड़ा होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कम होता है। तो ऐसा केस पॉसिबल है जब एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्या करते हैं, एक ऐसा एंगल लें जिस एंगल के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए, उस को बोलते हैं हम लोग क्रिटिकल एंगल। फिर आप लोग लिख लें कि जब मैं लाइट को ट्रैवल कराया किधर से किधर, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, और वो मीडियम कहाँ से कहाँ, डेंसर से रेयरर में, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज़्यादा होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कम होता है। जब हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते हैं एक ऐसा केस आता है जब उस एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए, तो उसको कहेंगे हम लोग, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को बोलेंगे क्रिटिकल एंगल। कौन सा एंगल, क्रिटिकल एंगल। तो आप लिख सकते हैं क्रिटिकल एंगल क्या हो गया, क्रिटिकल एंगल एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस है जब लाइट को हम ट्रैवल कराते हैं किधर से किधर, डेंसर से रेयरर। तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते हैं तो एक ऐसा केस आता है बढ़ाते बढ़ाते जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाता है 90 डिग्री। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए हुआ, दैट वेरी एंगल ऑफ इंसिडेंस कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। कौन सा एंगल, क्रिटिकल एंगल। तो अगर बताएं ये हमारा D है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम किसके रिस्पेक्ट में लेते हैं बाय डिफॉल्ट, वैक्यूम के रिस्पेक्ट में। और हमने फॉर्मूला पढ़ाया था क्या कि ND, देखिए ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं ND, दैट इज ND क्या होगा, फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था ND दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जहां का लेयर है उस मीडियम का, नॉर्मल के साथ ये एंगल कितना बना रहा है C, क्या बना रहा है C। तो ND साइन C बराबर क्या होगा, ND नहीं अब NR, क्या होगा NR साइन कितना एंगल बना रहा है बताइए 90 डिग्री। फिर मैं बताऊं फॉर्मूला बेसिकली क्या है, N1 साइन I1 बराबर N2 साइन R2 बराबर N2 साइन I2 ही लिखते हैं बराबर N3 साइन I3, इस तरह से होगा। तो N1 दैट इज ND साइन C बराबर NR साइन 90 डिग्री। क्योंकि I बराबर मैंने C पुट किया है तो I1 बराबर C, और यहाँ पे R मतलब I2 की बात हो रही है और वो कितना 90 डिग्री की बात हो रही है। या N1 साइन I बराबर N2 साइन R लिख सकते हैं, जैसा आप लिखें। हम ज़्यादा अच्छा मानते हैं कि N1 साइन I1 बराबर N2 साइन I2। ये I1 I2 दीज आर द एंगल्स बिटवीन द रे एंड द नॉर्मल, जिस मीडियम में आप हैं। तो ठीक है, अब क्या हो जाएगा ND साइन C बराबर NR साइन 90 1 होता है, तो साइन C बराबर हो जाएगा NR बटे ND। ऐसा लिखें या आप जानते हैं इन्वर्स, तो ऐसा लिखते हैं C बराबर साइन इन्वर्स NR बटे ND। तो जब भी क्रिटिकल एंगल की बात होगी तो NR मतलब क्या हो गया बताइए, NR मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका
कम होगा वो रेयरर होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका ज़्यादा होगा वो डेंसर होगा। जहाँ पे लाइट की स्पीड कम होती है वहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, जहाँ पे लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है वहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। तो आपका क्या फॉर्मूला आ गया, साइन सी बराबर, जब भी क्रिटिकल एंगल की बात करें और तुम आपको कुछ नहीं दिया हुआ है तो आप समझ जाए साइन सी बराबर क्या, एन आर बटे एन डी। तो ये जो वैल्यू होगा ये क्या होगा, ये होगा छोटा वाला, कौन सा वाला, छोटा वाला, और ये कौन सा वाला, बड़ा वाला। बात समझ आ रही है। तो बड़ा वाला क्यों, डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, और जहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है वहाँ पे स्पीड लाइट की क्या होती है, कम होती है। और रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, वहाँ पे लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है। क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे डिफाइन किया, एन बराबर सी बटे वी। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, जिस मीडियम की बात कर रहे हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का क्या होता है, ऊपर लाइट की स्पीड और नीचे उस मीडियम में लाइट की स्पीड। ठीक है, लाइट की स्पीड वैक्यूम में तो मैक्सिमम होती है, उसका तो हम बात ही का 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड। ये स्पीड जितना ज़्यादा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना कम होगा, स्पीड जितना कम होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज़्यादा होगा। तो स्पीड कम किसके लिए, डेंसर मीडियम के लिए, स्पीड ज़्यादा किसके लिए, रेयर मीडियम के लिए। आप समझ रहे होंगे उस फॉर्मूला से। तो साइन सी बराबर छोटा वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बटे बड़ा वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऐसे आप याद रख सकते हैं। ठीक है, नोट डाउन कर लें, अब आगे बढ़ते हैं। तो रिफ्रैक्टिव जब कब ऐसा पॉसिबल है, मतलब सॉरी इतना पहले लिख लें। अब क्या होगा, इतना उतार ले फिर मैं आगे बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये देखें कि हमने क्या किया, लाइट को मैंने डेंसर से रेयरर में भेजा। तो डेंसर से रेयरर में भेजेंगे तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बड़ा होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कम होता है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बड़ा होता है और एंगल ऑफ इंसिडेंस कम होता है। तो एक ऐसा केस हमने देखा कि जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो गया, तो उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्रिटिकल एंगल कहेंगे। ये सीधे नहीं, ये वाला मत देखें, इसके लिए ये वाला है, ब्लैक का ब्लैक है, सिंगल वाला का सिंगल है, डबल वाला का डबल है। ठीक है, अब अगर हम क्या करें, एंगल ऑफ इंसिडेंस को और भी बढ़ाएं, दैट मीन्स ये वाला रेड वाला है, ये I का वैल्यू C से ज़्यादा है। अब C से ज़्यादा होगा तो आप खुद समझें, अब ये भी 90 डिग्री से ज़्यादा होने की कोशिश करेगा, मतलब ये तो और ऐसे ट्रैवल करके ऐसे ट्रैवल करेगा ना, अब ये ऐसे आ जाएगा। आप खुद देखें कि हुआ क्या, हुआ यूँ कि ये जो एंगल बनाएगा वो वाला नहीं लेंगे, क्योंकि जिस मीडियम से गया था उसी मीडियम में टकरा के वापस आ गया, किसको, बाउंड्री को। दैट मीन्स कि रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है। अब क्या हो रहा है, अब रेड वाली जो बात कर रहे हैं वहाँ पे रिफ्रैक्शन ना हो के अब क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, तो ये जो होगा हमारा, ये I का वैल्यू C से बड़ा है और इसको हमने क्या मान लिया, इस I को हमने मान लिया I डैश, क्या मान लिया, I डैश। ठीक है, ये I डैश होगा, या इसको हमने X मान लिया, क्या मान लिया, इसको X मान लिया। ठीक, अब ये अगर x मान लिया तो इस एंगल को भी क्या होना पड़ेगा, x। क्यों, क्योंकि अब रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो रिफ्रैक्शन में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है वो बराबर नहीं होता है, और रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होता है। मैं क्या कह रहा हूँ, पहले क्या हुआ कि मैंने I का वैल्यू कुछ रखा, तो उस एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए रिफ्रैक्शन हुआ, जब उस एंगल के लिए रिफ्रैक्शन हुआ तो रिफ्रैक्शन का लॉस वैलिड है। उसके बाद मैंने बढ़ाया, बढ़ाते बढ़ाते एक ऐसा सिचुएशन आया जब उस एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो गया, तो उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्रिटिकल एंगल कहेंगे। जब क्रिटिकल एंगल से भी हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा दें तब वो अब 90 डिग्री को क्रॉस करना चाहेगा, मतलब अब लाइट उसी पार आना चाहेगा जिस मीडियम से आया था। तो जिस मीडियम से गया था उसी मीडियम में लाइट वापस आ जाए तो रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। और जब रिफ्लेक्शन होगा तो रिफ्लेक्शन के लॉस वैलिड होंगे, और जब रिफ्रैक्शन होगा तो रिफ्रैक्शन के लॉस वैलिड होंगे। तो अब क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कब, जब I का वैल्यू C से बड़ा होगा। जब I का वैल्यू C से बड़ा होगा तो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो रेड वाले केस में मैंने बता दिया कि I का वैल्यू जब क्रिटिकल एंगल क्रॉस कर जाए तब जो हमारा केस होगा वो रिफ्रैक्शन का केस नहीं होगा, रिफ्लेक्शन का केस हो गया। और रिफ्लेक्शन कब होता है बताएं, रिफ्लेक्शन तो किसी पॉलिश्ड सरफेस में टकराने के बाद लाइट वापस आती है, लेकिन यहाँ पे कोई पॉलिश्ड सरफेस नहीं है, यहाँ पे लाइट डेंसर से रेयरर में जा रही थी। लाइट कहाँ से कहाँ जा रही थी, डेंसर से रेयरर में, और बगैर कोई पॉलिश्ड सरफेस को टकरा के वो वापस आ गई। और कोई भी सरफेस हाईली पॉलिश्ड हो लेकिन वो इन्फिनाइटली पॉलिश्ड नहीं हो सकती, मतलब आइडियल पॉलिश्ड नहीं हो सकती है। मतलब लाइट जब जाती है टकरा के वापस आती है तो उस पॉलिश्ड सरफेस को टकराने की वजह से लाइट थोड़ी सी क्या हो जाती है, अब्जॉर्ब हो जाती है। मतलब लाइट वहाँ पे क्या हो जाती है, थोड़ी सी उसकी एनर्जी में कमी आ जाती है।
ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो कोई ऐसा पॉलिश्ड सरफेस ही नहीं है, टकराया नहीं, बस क्या हुआ कि ट्रांसपेरेंट मीडिया थे। लेकिन चूंकि डेंसर से रेयर में जा रहा था तो हमने देखा कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल को क्रॉस कर गया तो रिफ्रैक्शन ना होकर रिफ्लेक्शन हो गया और कोई पॉलिश्ड सरफेस नहीं, मतलब कोई भी एनर्जी में लॉस नहीं, मतलब उसका जो रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्लेक्शन में जो एनर्जी आया वापस, वो एनर्जी में थोड़ी सी भी कमी नहीं आई, मतलब टोटली उसकी एनर्जी वापस आ गई। और जो हमारा रिफ्लेक्शन पीछे वाला पढ़ा था हमने, तो उसमें थोड़ी सी इंटेंसिटी में, थोड़ी सी एनर्जी में क्या हो जाती है, कमी आ जाती है अब्जॉर्प्शन की वजह से। बट यहाँ पे चूंकि पॉलिश्ड सरफेस नहीं है, यहाँ पे कुछ और केस है, तो यहाँ पे एनर्जी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब टोटल एनर्जी वापस आ जाती है रिफ्लेक्शन में। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। फिर मैं एक बार बता दूं, लाइट ट्रैवल करी किधर से किधर, डेंसर से रेयरर, तो क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बड़ा होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस से। हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया, बढ़ाते बढ़ाते एक ऐसा केस आया जिसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो गया। उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्रिटिकल एंगल कहेंगे। जब क्रिटिकल एंगल से भी एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया तो रिफ्रैक्शन ना होकर रिफ्लेक्शन हो गया, इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन में रिफ्रैक्शन के लॉज वैलिड हैं, रिफ्लेक्शन में रिफ्लेक्शन के लॉज वैलिड है। उतारें, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब क्वेश्चंस करेंगे। आपको जितना लिखना लिख लीजिए, मैंने तो बहुत बढ़िया से कई बार कह दिया, बार बार रिपीट करा। अब देखिए, एक क्वेश्चन है, मानते हैं कि ये आपका बाउंड्री है और ये मीडियम 1 है, मीडियम 2 है, नहीं, ये 1 क्या है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, ये सब क्या है, n बराबर 1 है, यहाँ n बराबर 2, n मतलब यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है। ठीक है, और हमारी जो लाइट है वो जा रही है, ठीक है, और यहाँ आपका क्या है, आपका नॉर्मल है, जाना चाहिए इसको सीधे। ये आपका कितना है, 45 डिग्री में जा रहा है। कितना में जा रहा है बताइए, ठीक, 45 डिग्री में जा रहा है, कोई बात नहीं। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, तो आपको मांगा है एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। तो डेविएशन कितना होगा, सीधे जाना चाहिए था। अब देखते हैं डेविएशन किसको कहते हैं, कि लाइट अपने पाथ से कितना एंगल डेविएट किया, कोई बात नहीं। अब अगर हम देखें, सबसे पहले ये समझेंगे कि रिफ्लेक्शन हो रहा है कि रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को समझने के लिए पहले हमको क्रिटिकल एंगल समझना पड़ेगा। अगर क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाए एंगल ऑफ इंसिडेंस तो रिफ्रैक्शन नहीं होगा, क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। तो अब पहले देख लेते हैं साइन सी निकाल के। साइन सी क्या होता है, छोटा वाला बटे बड़ा वाला। तो छोटा वाला कौन है बताइए, छोटा वाला 1 है, और देखिए रेयर डेंसर से रेयर में जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, चूंकि हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जा रहा है। तो साइन सी बराबर छोटा वाला बटे, तो 1/2, तो सी कितना डिग्री बताइए, 30 डिग्री। और 45 डिग्री में जो जा रहा है, 45 डिग्री इज ग्रेटर देन 30 डिग्री, दैट इज क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, दैट इज रिफ्लेक्शन का केस है, दैट इज ये जाके वापस इसी में आ जाएगा। अलग बात है दोनों ट्रांसपेरेंट है, जा सकता था लेकिन जाएगा नहीं, क्यों, क्योंकि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है दैट हैज क्रॉस्ड क्रिटिकल एंगल, तो ये भी कितना होगा, 45 डिग्री। ठीक है, जाना चाहिए था सीधे, तो सीधे जाता, ये कितना डेविएट किया, ये किया 180 डिग्री माइनस 45 दूना 90 डिग्री, तो कितना 90 डिग्री हो गया आपका एंगल ऑफ डेविएशन। सिंपल सी बात है। थोड़ा सा ख़राब फिगर है, ये 45 थोड़ा बड़ा लग रहा है, ठीक है, ये सही है, ये थोड़ा छोटा लग रहा है, ऐसा देख सकते हैं। तो मैं फिर कह रहा हूँ कि हमने देखा कि डेंसर से जब रेयर में जाएगा तो ऐसा केस आ सकता है कि रिफ्रैक्शन ना होकर क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन। तो हमने क्या देखा कि रिफ्लेक्शन हो रहा है, और जब रिफ्लेक्शन होगा तो रिफ्लेक्शन के लॉस वैलिड है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या 45 डिग्री, तो ये 90 डिग्री हो गया। टोटल सीधे जाता तो इतना होता, तो कितना डेविएट किया, 180 डिग्री पूरा माइनस 90 डिग्री, कितना आ गया, एंगल ऑफ डेविएशन 90 डिग्री। गलती क्या हो सकती है, गलती क्या हो सकती है, गलती ये हो सकती है कि आप लोग बिना सोचे ऐसा कर सकते हैं, n1 sin I1 दैट इज 2 sin 45 डिग्री बराबर 1 sin, हमको एंगल नहीं पता r, तो कितना हो जाएगा, ऐसा सोच सकते हैं ना बच्चे, कि ऐसे गया, ये ऐसे गया, तो ये आपका r है, ये तो 45 डिग्री, r पता नहीं है, 2 sin 45 1/√2 बराबर sin r, तो ये हो जाएगा साइन r बराबर √2, तो r बराबर होगा साइन इनवर्स √2। अब r इतना हो गया, फिर आपको निकालना पड़ता है ये i, ये टोटल ये कितना i, ये कितना डेविएट किया, ये आपका i है और ये आपका डेल है, तो डेल बराबर क्या होता है r माइनस आई,
तो फिर निकालते हैं आर जो भी है पता नहीं इसका वैल्यू, साइन इनवर्स रूट 2 माइनस आई कितना 45 डिग्री। तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड आंसर है, जो भी है ऐसा आंसर होता है, बट ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है? रिफ्लेक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिफ्लेक्शन। तो एन का वैल्यू यहाँ 2 था और एन का वैल्यू 1 था। ठीक, बहुत याद रखना है सारी चीज़ें अच्छे से, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट डाउन करें। चलिए उतार लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है, मान लेते हैं 1 है और यहाँ पे √2, ये 1 एन का वैल्यू 1, एन का वैल्यू √2। अब बताइए किधर से किधर जा रही है लाइट? रेयरर से डेंसर में जा रही है। बताइए 1 है, √2 का वैल्यू 1.414 अप्रॉक्स होता है, और मान लेते हैं कि ये कितना डिग्री है 45 डिग्री। अब यहाँ पे कोई चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये लाइट क्या हो जाएगी, लाइट नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी। ठीक है, ये जाना चाहिए था सीधे। तो यहाँ पे भी आपको क्या मांगा है, आर कितना होगा, सिंपल सी बात है। तो क्या होगा, जा रहा है 1 से, तो 1 साइन 45 डिग्री बराबर ये √2 है, तो √2 साइन आर। तो क्या हो जाएगा, √2 बराबर √2, सॉरी 1/√2 होगा, 1/√2 बराबर √2 साइन आर। तो साइन आर कितना हो गया 1/2, तो आर कितना हो गया 30 डिग्री। तो ये हो गया आपका 30 डिग्री, और ये पूरा कितना होता है, ये पूरा है आपका 45 डिग्री। तो डेविएशन में निकल सकता है, डेविएट कितना किया 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो ये डेविएशन हो गया। तो 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री कितना हो गया 15 डिग्री डेविएट कर गया। यहाँ पे हमको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं थी क्रिटिकल में। क्यों? क्योंकि रेयरर से किधर जा रही है, डेंसर में लाइट जा रही है। कहाँ से कहाँ जा रही है, रेयरर से डेंसर में। इसको कॉपी करें, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर देखते हैं ड्यूरेशन कितना हुआ, मैं थोड़ा देख लूँ कैमरे में, उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे। करें नोट। चलिए, हाँ, तो बात ये है कि इसी पे ये थोड़ा मैं छोटा लेक्चर कर देता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा और भी है और मुझे थोड़ी सी परेशानी हो रही है। मतलब ठीक है, तो ड्यूरेशन इतना बड़ा नहीं कर सकता, क्योंकि अब इसको आगे करने में मुझे और 30 मिनट्स या 25 मिनट्स और भी करने की ज़रूरत है। तो मुझे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे एक पार्ट 2 भी करना पड़ेगा। तो आप बने रहें, नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आएगा, हो सकता है बहुत जल्दी आ जाए। तो बस आप इंतज़ार करें कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पार्ट 2 में हम बात करेंगे किसकी, मिराज और लूमिंग की। लूमिंग के बाद सिंकिंग की बात करेंगे, टावरिंग की बात करेंगे, बहुत सारी बातें हैं। तो आप वेट करें किसका, नेक्स्ट वीडियो का, वो बहुत जल्दी आने वाला है। मैं इसीलिए यहाँ पर रोक रहा हूँ, क्योंकि अगर यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ता हूँ तो आपका लेक्चर बहुत लेंथी हो जाएगा। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये पार्ट 1 होगा, नेक्स्ट होगा हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पार्ट 2। तो पार्ट 2 के लिए आप वेट करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच मेरे प्यारे बच्चों।